हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मित्रालय क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम MGSU की क्लासेस लेते हैं और अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो मैथन क्लास चल रही है। और 3 अक्टूबर को आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। किसका? सेमेस्टर 2 का। तो हम पार्ट 1 इस क्लास में अटेंड करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs को क्लियर करेंगे। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा नाम है लक्ष्य महर्षि और आज है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है एंड टुडे इज़ माय बर्थडे। सो कोई विश करना चाहे तो कर सकता है अभी, देखिए। और विश करने से ज़्यादा ज़रूरी है, किसी ने अभी तक मुझे गिफ्ट देना चाहा है, कोई गिफ्ट देना चाहता है, तो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि आप हमारी इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आप जानते हैं हम आपके लिए पूरा एफर्ट कर रहे हैं एंड बड़ा ही प्यार से आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं। हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू। सो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 MGSU बीकानेर सेमेस्टर 2 राजनीति विज्ञान। बुक का नेम है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 2 आपको शाम को मिल जाएगा। पार्ट 2 शाम को 7 बजे आ जाएगा। तो हम पार्ट 1 की ओर चलते हैं। सेमेस्टर 2 पाठ्यक्रम सिलेबस देख लेते हैं एक बार फटाफट से। यूनिट 1 में हमें मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, देखिए सीधी सी बात है, पॉलिटिकल थिंकर्स की बात हो रही है। तो हम पॉलिटिकल थिंकर्स, जो कौन कौन हमारे थिंकर्स हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो मनु है कौटिल्य यानी चाणक्य। शुक्राचार्य यूनिट 2 में है राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। यूनिट 3 में हमें देखने को मिलता है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। यूनिट 4 में मोहनदास करमचंद गांधी। कल क्या है? 2 अक्टूबर। और किसका बर्थडे आता है? मोहनदास करमचंद गांधी। जवाहरलाल नेहरू, इकाई 5th, MN रॉय, जयप्रकाश नारायण, भीमराव अंबेडकर। तो ये हमारा सिलेबस है। अब फटाफट से हम MCQs देखने वाले हैं। तो आपको जैसा कि हमें मालूम है, आप सबको पता है कि हम मित्रालय वे में सभी चीज़ें करते हैं, क्योंकि चैनल का नेम है मित्रालय और मित्रालय स्टाइल में ही होना चाहिए। और मित्रालय स्टाइल क्या कहता है? हर एक चीज़ को शॉर्ट में और बड़े आराम से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम MCQs को इस तरीके से करने वाले हैं कि एक साथ आप कई क्वेश्चंस को रेडी कर सकें, ठीक है। और पिछले पेपर्स में हमने चेक किया है, अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें MCQs ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स सभी हमारे कराए हुए कंटेंट में से ही आए हैं। कितनी क्लासेस ली हमने? हर सब्जेक्ट की सिर्फ 2 क्लास ली है। उन 2 क्लास में से आपके MCQs आ रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, और तो नहीं क्या, लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न भी आ रहे हैं। हमने सभी जो पेपर हुए उनको मैच किया है। 80% पेपर मैच कर रहा है। कितना? 80% पेपर। और मोस्ट बात ये कहती है कि भाई MCQs मैच कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बावजूद भी मैच कर रहे हैं MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आप कंटेंट बड़े ही प्यार से बनाया जा रहा है, आप बस फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है मनु से क्या प्रश्न आता है? मनु का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? एक साथ कई क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उसमें अध्याय, श्लोक संख्या, कौन सी ऐसी श्लोक संख्या है जो उसकी राजनीति को बताती है? उसका स्वरूप और राजनीति से संबंध क्या है? तो जो मनु का ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। कौन सा ग्रंथ है? मनुस्मृति। अध्याय श्लोक नंबर 12, ठीक है। और अध्याय नंबर 12 और श्लोक है कौन सा? 2654 श्लोक। ये किस बारे में बात करता है? ये राजनीति के बारे में बात करता है, ठीक है। स्वरूप कैसा है उसका? समाज व्यवस्था की आचार संहिता। देखिए मनु क्या बताते हैं कि समाज में जो व्यवस्था है उनकी आचार संहिता होनी चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि किसके तहत आपको क्या काम करना है। आप वैसे ही मन चाहे काम नहीं कर सकते, एक गाइडलाइन होनी चाहिए जो आपकी सीमाएं तय करता हो। राजनीति संबंध क्या है उनका? कि धर्म और दंड नीति पर आधारित। भाई धर्म पालना करो और दंड नीति, कोई अगर गलत काम करता है तो उसको दंड देना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहते हैं। तो आप याद करते हुए चलिए, ग्रंथ कौन सा? मनुस्मृति। कौन से अध्याय में? 12वें अध्याय में। स्वरूप कैसा है? आचार संहिता वाला, समाज व्यवस्था की आचार संहिता। संबंध क्या बताता है? दंड नीति का संबंध बताता है। फिर मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई?
किस सिद्धांत से हुई और क्यों आवश्यक है, और शक्ति किन पर आधारित है। तो देखिए सिद्धांत कौन सा है, दैवीय सिद्धांत है। जब भी आपको ऑप्शन में पूछा जाए मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 3 गलत होंगे, सीधी सी बात है। आपको वहां पे सीधा डायरेक्ट करेक्ट आंसर ढूंढना है। कौन सा आंसर है, दैवीय सिद्धांत। तो दैवीय सिद्धांत जैसे ही दिखता है उसको टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। कारण क्या है, देखिए मत्स्य न्याय रोकने हेतु। मत्स्य न्याय क्या है, बलवान कमजोर को न खास के। देखिए मत्स्य न्याय क्या होता है, जब कोई बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, तो वैसे ही मत्स्य न्याय बताया गया है कि वो जो बलवान है वो कमजोर को ना खास के उसको चीज को रोकना है हमें। इसलिए वो क्या लेकर के आते हैं, दैवीय सिद्धांत लेकर के आते हैं। और वो किस पर आधारित है, किस शक्ति पर आधारित है, वो आधारित है धर्म और दंड पर आधारित, कि भाई अगर धर्म के अनुसार चलो और नहीं चलते हो तो आपको दंड मिलेगा। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सब क्लियर होता चल रहा है, एकदम नोट्स बड़े ही प्यार से बनाए जा रहे हैं आपके लिए। बस आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए हम क्लास ज़्यादातर टाइम में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, तो आपको क्लास कब लाइव आ रही है, कब आ चुकी है, उसका पता तभी चलेगा जब आप बेल आइकन ऑन करोगे। तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। नहीं तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, जहाँ हम डेली मैसेज के थ्रू आपको अपडेट देते हैं कि कब क्लास कैसे आ रही है। और इंस्टाग्राम का स्टोरी वाला फीचर तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, स्टोरी के थ्रू हम आपको डेली अपडेट्स दे सकते हैं। मैसेज तो है ही, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप मैसेंजर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राजा का स्वरूप कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है और नियंत्रण किसके अधीन आता है। तो राजा का स्वरूप कैसा है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व। भाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व ही करता है ना वो, एक तरह से जनता के लिए वो कौन है, राजा एक ईश्वर के समान ही है। कार्य क्या है उसका, धर्म और न्याय की रक्षा करना। ठीक है, नियंत्रण क्या है उसका, धर्म के अधीन, वो धर्म के अधीन ही कार्य करे तभी वो नियंत्रित रहेगा, अन्यथा वो निरंकुश राजा भी बन सकता है। मनु द्वारा वर्ण व्यवस्था का आधार आश्रम व्यवस्था, और किस आश्रम व्यवस्था को सर्वोच्च माना गया। तो देखिए जो अपना वर्ण व्यवस्था का आधार वो क्या है, शूद्र के प्रति भेदभाव और असमानता, ये मिटाई गई। क्या मिटाई गई, शूद्र के प्रति भेदभाव और असमानता, ये मिटा दिया गया। आश्रम व्यवस्था क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं। सर्वोच्च आश्रम कौन सा है, गृहस्थ आश्रम है। 25 साल का एक आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, मनु की दंड नीति में दंड का स्वरूप बताइए, प्रकार और उसका महत्व क्या था। तो देखिए मनु की जो दंड नीति है उसमें दंड का स्वरूप आपको पहले ही बताया था, कैसा है, दंड का स्वरूप है धर्म और आपके दंड नीति पर आधारित। बट दंड की जो नीति है वो क्या है, दंड है राज्य की आत्मा। अगर दंड ही नहीं होगा तो उसकी राज्य की आत्मा ही नहीं होगी। प्रकार 4 प्रकार का है। महत्व क्या है उसका, न्याय, धर्म और व्यवस्था की स्थापना करना। दंड होगा तभी तो न्याय की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी, व्यवस्था बनी रहेगी, वरना हर कोई कैसे भी काम करेगा, चोरी होगी, कुछ भी हो सकता है। मनु की षड्गुण नीति और द्वैवी भाव का आशय क्या है। देखिए द्वैवी भाव और षड्गुण नीति, तो षड्गुण नीति अंतरराज्यीय संबंध रखती है। ठीक है, और द्वैवी भाव क्या है, सेना को 2 भागों में विभाजित कर तैनात करना। 2 भागों में विभाजित कीजिए, चाहे वो कैसे भी हो सकता है कि एक थल सेना हो, एक जल सेना हो, या फिर एक सेना बाहरी तौर पे काम करती हो, एक आंतरिक तौर पे काम करती हो। मनु के अनुसार किस प्रकार के राज्यों को मध्यम कहा गया और सप्तांग सिद्धांत किन किन विचारकों ने प्रतिपादित किया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मध्यम किस राज्य को कहा गया है और सप्तांग सिद्धांत किन विचारकों ने प्रतिपादित किया। तो देखिए मध्यम राज्य किसको कहा गया, वह राज्य है जिसकी सीमाएं मित्र और शत्रु दोनों से मिलती हो। किससे, मित्र और शत्रु दोनों देशों से मिलती हो, जो दोनों देशों के बीच में है वो मध्यम राज्य है। सप्तांग सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया था, मनु ने, कौटिल्य ने, शुक्र ने, इन तीनों ने किया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके कौटिल्य में भी आ सकता है, शुक्र में भी आ सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन सप्तांग सिद्धांत वाला। नेक्स्ट है, मनु के विषय में आधुनिक विद्वानों का मत क्या है और मनु को किसी विशेष व्यक्ति का नाम क्यों नहीं माना जाता। एक्चुअली मनु कोई आदमी का नाम नहीं है, ये एक पदवी है, उपाधि है। जैसे कि मत, किसका मत था ये, मैकेंजी ब्राउन का,
और उनका कथन क्या है? उनका कथन ये है कि मनु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि विधि वेताओं को दी जाने वाली पदवी है। ठीक है, यह समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताते रहिए मुझे। हाँ देखिए लाइव चैट चल रही है, आप मुझे बताते रहिए क्या आपका अभी मनोस्थिति चल रही है पढ़ते वक्त, क्या समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, कुछ भी है तो हम आपको तुरंत लाइव चैट के दौरान आंसर देते रहेंगे एंड क्विक रिप्लाईज मिलेंगे आपको। सो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौटिल्य, चाणक्य, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है। कौटिल्य का ग्रंथ, उसका रचना काल और खोजकर्ता और विषय क्या है? भाई ग्रंथ बताते हैं। सबसे पहले तो ग्रंथ है अर्थशास्त्र। रचना काल कौन सा है? ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में रचना हुई कौन से ग्रंथ की? अर्थशास्त्र की। खोज किसने की? श्याम शास्त्री ने। भाई श्याम शास्त्री ने बाद में पता लगाया कि ऐसा एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र नाम का। एंड विषय क्या था? मुख्य विषय था उसमें दंड नीति। जो अर्थशास्त्र है उसमें मुख्य विषय क्या था? दंड नीति। ये भी दंड के ऊपर काम कर रहे हैं। मनु ने भी दंड बताया और कौटिल्य भी दंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दंड का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कौटिल्य का वास्तविक नाम, उपाधि और उन्हें किससे तुलना की जाती है? देखिए तो वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, उनका वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त। 3 नाम हो गए यहाँ पे। ठीक है, उपाधि क्या है? चाणक्य है। ये देखिए उपाधि आ गया ना, चाणक्य है, ये उनकी उपाधि है। उपनाम क्या है? भारतीय मैकियावली। भारतीय मैकियावली, जैसे कि मैकियावली एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं इंटरनेशनल तौर पे। आपके जब आप विश्व राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मैकियावली के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और उपनाम इन्हें दिया गया भारतीय मैकियावली। ये भारतीय मैकियावली के तौर पे जाने जाते हैं। आगे आपको हम लॉन्ग क्वेश्चंस और जैसे कि बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, वो दोनों ही कराए जाएंगे और हर एक को अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। और देखिए हमारा मकसद वही रहता है, जो आप कहते हैं आपको पढ़ाने का तरीका जो है वो हम ऐसा रखते हैं कि सिंपल रहे, आपको समझ में आ जाए। और देखिए आपका जस्ट मैराथन क्लास है, तो एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो हम आपको डीप पूरा बैठाने नहीं बैठेंगे कि आपको पूरा समझाने बैठ जाए हर एक टॉपिक। नहीं, आपने उसकी तैयारी की है, नहीं भी की है, तो हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं हर एक आंसर में, उस कीवर्ड को यूज़ करो, आपका पूरा आंसर लिखने को याद आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। देखिए भाषा बनाने में तो हम सब होशियार हैं ही, मैं जानता हूँ, है ना। हम भी पहले ऐसे ही किया करते थे, एक वर्ड याद आ जाए फिर पूरा ऐसे लिख देंगे, पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। तो हाँ, आपको एक वर्ड बताया जाएगा, उस वर्ड को बस दिमाग में बिठा लीजिए, उस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, फिर आप, मुझे यकीन है आप वहाँ पे पेपर बहुत बढ़िया करके आएंगे डेफिनेटली। आगे चलते हैं। राज्य की उत्पत्ति और पूर्व व्यवस्था के बारे में कौटिल्य का क्या दृष्टिकोण था? तो देखिए पूर्व व्यवस्था क्या है, उत्पत्ति क्या हुई? देखिए संधि सिद्धांत पे उत्पत्ति होती है, अनुबंध सिद्धांत पे। पूर्व व्यवस्था क्या है? मत्स्य न्याय, जो आपको मैंने पहले बताया, मनु के अंदर भी मत्स्य न्याय था और इससे क्या फैल रही थी? अराजकता की स्थिति फैल रही थी, अराजकता फैल रही थी। जो बलवान है वो जो कमजोरों का विनाश कर रहे हैं, उन पे हावी हो रहे हैं। राज्य का प्रयोजन क्या था? प्रजा की सुरक्षा और कल्याण, जो कि हो नहीं रहा था क्योंकि मत्स्य न्याय फैला हुआ था। तो सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग कौन कौन से बताए गए? तो देखिए 7 अंग बताए गए हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जैसे इनका नाम दे दिया जाए और एक आपके रिक्तस्थान में दे दिया जाए कि एक कौन सा मिसिंग है वो बताओ। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद की संरचना बताइए, संख्या बताइए और निर्णय प्रणाली कैसी थी? तो देखिए मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 5 थी, श्रेणियां उत्तम, मध्यम, शूद्र। निर्णय कौन करता था? मंत्रियों के बहुमत का निर्णय होता था और इसी को स्वीकार किया जाता था। ये मंत्री सब हैं, वोटिंग करेंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही निर्णय पास किया जाएगा। कौटिल्य की विदेश नीति, जिसे हम मंडल सिद्धांत भी कहते हैं, और षड्गुण नीति क्या थी? तो ये मंडल सिद्धांत यानी एक मंडल में 12 राज्य हैं, जैसे मंडल सिद्धांत सीधी सी बात है। आज जैसे कि हम देखते हैं नाटो ग्रुप बना हुआ है, दक्षेश ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे जो ग्रुप बने हुए हैं आज इन ग्रुप्स को ही हम मंडल कह सकते हैं। एक विदेश नीति है जो ग्रुप बना करके काम कर रहा है और उस ग्रुप के तहत कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है।
यही उनकी मंडल सिद्धांत है पुराने टाइम की। और षड्गुण नीति क्या है? षड्गुण नीति संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्वैधी भाव, ये एक नीति है जिसके तहत कौटिल्य जी अपने काम करते हैं कि भाई संधि बनाए रखो, विग्रह करो, यान यानी कि ये अपने जो अपन व्यापार से संबंधित है, आसन है, द्वैधी भाव है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञान की शाखाएं और आश्रम व्यवस्था, तो कौटिल्य का दृष्टिकोण क्या था? देखिए, ज्ञान की शाखाएं त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी, दंड नीति, ये ज्ञान की शाखाएं हैं। आश्रम व्यवस्था पहले भी आपको बताया था मैंने मनु के अंदर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कोई एक आश्रम व्यवस्था के बारे में भी आपसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे लघुरात्मक में पूछे या निबंधात्मक में, नहीं तो आपको रिक्तान में तो पूछ ही लेगा। आगे चलते हैं शुक्राचार्य पे। शुक्राचार्य का ग्रंथ और उसमें क्या चर्चा हुई, उसका स्वरूप क्या था? तो देखिए, ग्रंथ का नाम है शुक्र नीति। देखिए, मनु का ग्रंथ का क्या नाम था? मनुस्मृति। और जो चाणक्य हैं उनके ग्रंथ का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। और शुक्राचार्य के ग्रंथ का क्या नाम है? शुक्र नीति। विषय प्रशासन और शासन व्यवस्था। स्वरूप है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में शुक्राचार्य का दृष्टिकोण क्या था? दृष्टिकोण था कि लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। और जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो उसका नाम था देवी सिद्धांत। एंड राज्य राष्ट्र का अंतर सबसे पहले किसने बताया था? शुक्र ने बताया था कि राज्य और राष्ट्र दोनों अलग अलग चीज़ है, इन दोनों के नियम अलग होने चाहिए और इनकी व्यवस्थाएं हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए। आप सेम व्यवस्था से काम नहीं चला सकते। ठीक है। शासन के पदाधिकारी और उनके कार्य शुक्र के अनुसार कौन थे? तो देखिए, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हमारे चाणक्य जी ने भी कई सप्तांग बताए कि भाई ये अमात्य है, इसके बाद ये है, उसके बाद वो है। वैसे ही जो शुक्र ने बताए वो थे अमात्य। अमात्य में कौन है? महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। सचिव कौन है? लेखा व राजस्व का नियंत्रित करने वाला। पुरोहित कौन? धार्मिक कार्य करने वाला। प्रधानमंत्री कौन? सर्वदर्शी, जो सब पे ध्यान रख रहा है, सबका काम पे जैसे कहते हैं ना नजर रख करके कुछ उन्हें नेविगेट करना, उन्हें इशारा देना कि क्या करना है, आदेश देना, प्रधानमंत्री का कार्य। मंत्रिपरिषद की संख्या और राजा के प्रकार, कर्तव्य क्या थे? तो देखिए, मंत्रिपरिषद की संख्या 10 है। राजा के प्रकार सात्विक, राजसी, तामसी हैं। ठीक है, सात्विक राजा हो सकता है, राजसी हो सकता है, तामसी हो सकता है। राजा के कर्तव्य 8 प्रमुख कार्य बताए गए, 8 प्रमुख कर्तव्य बताए गए। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक ब्रैकेट में बता दिया जाएगा कि किसके अनुसार पूछा जा रहा है। मनु के अनुसार अलग होगा, चाणक्य के अनुसार अलग, शुक्र के अनुसार अलग होगा। ठीक है। अपराधों का वर्गीकरण और वेतनमान की श्रेणियां क्या थी? तो अपराध क्या है? कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक। ठीक है, ये 4 प्रकार के अपराधों के प्रकार हैं कि मानसिक तौर पे किया गया है, सांसर्गिक यानी कि सांसारिक तौर पे किया गया है। ऐसे अपराधों का वर्गीकरण किया गया शुक्र के अनुसार। वेतनमान यानी कि जो वेतन है वो किस प्रकार से दिया जाएगा? तो श्रेष्ठ, मध्यम, सम, हीन। जैसे कि आज होते हैं ना ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये वैसे ही आपके क्या कहते हैं अपने पॉलिसीज हैं, उनका लेवल पे, ग्रेड पे होता है ना, किस पेइंग लेवल क्या है, ये पेइंग लेवल है उनका। राजा राममोहन राय, देखिए राजा राममोहन राय का उपनाम बताइए, उन्हें क्या कहा जाता है ये बताइए, वो किस समाज की स्थापना की? आपको मालूम है किस समाज की स्थापना की? जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कीजिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दिया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, और टेलीग्राम पे हर एक पेपर का मॉडल PDF मिलता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक पोस्ट मिलती है। एक छोटी सी हमने पोस्ट बना रखी है मित्रादय नोट्स करके, जिसमें हम मित्रादय क्लासेस करके भी हो सकता है शायद, उसमें आपको नोट्स मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। लगभग हम 15 क्वेश्चन देते हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें से डेफिनेटली 6 या 7 क्वेश्चन तो पक्का पेपर में आते ही हैं। तो आप जल्दी से फॉलो कर लो, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आप अवेलेबल हैं वहाँ से फॉलो कीजिए। अपने मम्मी पापा किसी के भी फ़ोन से, भाई के फ़ोन से, सिस्टर के फ़ोन से सपोर्ट कीजिए। बस हम आपके लिए डेफिनेटली बहुत सी नई चीज़ें लेके आने वाले हैं,
बस हम पे विश्वास बनाए रखिए। तो आंसर आया क्या? राजा राममोहन राय का उपनाम है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, उपाधि है आधुनिक भारत का निर्माता। स्थापना किसकी की? ब्रह्म समाज की। कौन से सन में की? 1828 में। किसने स्थापना की? राजा राममोहन राय। उपनाम क्या है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता। उपाधि कौन सी मिली है? आधुनिक भारत का निर्माता। ये सब किसके बारे में है? राजा राममोहन राय के बारे में। राममोहन राय की प्रमुख सामाजिक सुधार गतिविधियां कौन सी है? तो देखिए, सती प्रथा का विरोध किया। कब किया? 1829 में समाप्ति कर दिया था। स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे। जाति व्यवस्था की आलोचना की। इस प्रकार से सामाजिक सुधारों में वो लगे हुए रहते थे। ये इस क्वेश्चन का एक बड़ा लघुत्मक प्रश्न भी आएगा, आपको आगे देखने को मिल जाएगा वीडियो में, सेकंड पार्ट में, सॉरी। तो वहाँ पे भी हम बात करेंगे अच्छे से कि राजा राममोहन राय सामाजिक सुधार में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरीके से सामाजिक सुधार वाले कारण बताओ, क्यों हुआ, क्या किया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रभाव क्या पड़ा, तो आगे समझ में। सती प्रथा का विरोध, स्त्री शिक्षा का समर्थन, विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर और जाति व्यवस्था की आलोचना। मतलब सामाजिक तौर पे जो कहते हैं कुरीतियां जो चल रही हैं उनका विरोध कर रहे थे, सीधी सी बात है। राममोहन राय के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और ग्रंथ कौन से हैं? तो देखिए, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में लिखा गया है। ये आपकी शायद मेरे ख्याल से रिक्तान में भी आ सकता है पक्का। तुहफात उल मुवाहिदीन, धार्मिक सहिष्णुता का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है, ठीक है। और हिंदू उत्तराधिकार विधि पर लेख लिखा उन्होंने। राममोहन राय के जन्म, मृत्यु वर्ष और शिक्षा पश्चिमी विचारकों का प्रभाव क्या पड़ा? तो देखिए, जन्म उनका हुआ 1772 में, मृत्यु हुआ 1833 के अंदर। शिक्षा, संस्कृत भाषा आती है, फारसी आती है, अंग्रेजी आती है। और प्रभाव क्या है उनका? देखिए, बहुत भारतीय जो विचारक हैं उनका प्रभाव तो था ही, पर पश्चिमी विचारकों का भी बड़ा प्रभाव था उनके ऊपर, जैसे कि बेंथम है, ब्लैकस्टोन है, मॉन्टेस्क्यू है। इनके बारे में भी आपको जो सेमेस्टर 4 आएगा जब आपका, तब आपको पढ़ने को मिलेगा मॉन्टेस्क्यू, बेंथम के बारे में। तो इनके बारे में हम सेमेस्टर 4 में बात करेंगे अगले साल, मतलब कि, ठीक है। तब तक के लिए आप रेडी रहिए, बस इस साल को अच्छे से स्कोर कीजिए, पास होइए, अच्छे नंबर लेकर के आइए और हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। राज्य के प्रति राममोहन राय का दृष्टिकोण और विश्वास किस में नहीं था? तो देखिए, दृष्टिकोण क्या था? अहस्तक्षेपकारी, यानी उन्हें बस ये था कि कोई हस्तक्षेप ना करे मेरे काम में, ठीक है। एंड विश्वास नहीं था स्त्रियों की पराधीनता में, कि भी स्त्रियों की पराधीनता में उनका विश्वास नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म और नाम, जन्म स्थान, उपनाम क्या था? तो देखिए, जन्म स्थान था गुजरात, जन्म नाम था मूल शंकर, उपनाम क्या था? भारत का मार्टिन लूथर, जन्म नाम मूल शंकर। दयानंद द्वारा स्थापित संगठन, आंदोलन और प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? तो देखिए, संगठन है आर्य समाज 1875। ब्रह्म समाज किसने बनाया था? राममोहन राय ने। अभी भी हमने याद किया था, ब्रह्म समाज राममोहन राय ने, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। देखिए, इस तरीके से याद करेंगे, आपको भी याद होगा। एंड कल कुछ जो आपका परसों पेपर है 3 अक्टूबर को, पक्का आप अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। और इससे क्या होगा, आपके MCQs तो रेडी हो ही रहे हैं, साथ में आप जब बड़े क्वेश्चन लिखोगे तो जैसे आपके बारे में पूछ लिया, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताओ, तो आपके पास एक पॉइंट रहेगा लिखने के लिए। क्या पॉइंट रहेगा? कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में की थी, इस आंदोलन का उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स मिलेंगी लिखने को, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से याद कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए जा रहे हैं, बस सपोर्ट करते जाइए। संगठन आर्य समाज 1875, आंदोलन शुद्धि आंदोलन, ग्रंथ कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। 14 अध्याय हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। स्वामी दयानंद के धार्मिक और सामाजिक विचार क्या थे? तो देखिए, जो वेदों की सर्वोच्चता है, वैदिक धर्म के समर्थक थे, निरपेक्ष अहिंसा को अस्वीकार किया, यानी कि सिर्फ अहिंसा
ज़रूरी नहीं, हमें एक पक्ष से अहिंसा नहीं चलनी चाहिए, हमें थोड़ा सा क्रूर भी होना पड़ेगा, मामूली से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो आपको हिंसक होना पड़ेगा। निरपेक्ष अहिंसा को अस्वीकार किया। प्रबुद्ध राजतंत्र के समर्थक थे एंड वो यही समझते थे कि भाई हाँ, हमारे समाज में बहुत से ऐसे गुण हैं जो उन्हें ऊंचा उठा सकते हैं व्यक्ति को, तो वो उनसे कनेक्ट करने के लिए लोगों के लिए एक नया उन्होंने समाज बनाया और इस समाज के थ्रू लोगों को मोटिवेट किया। और ये सॉरी निरपेक्ष अहिंसा है, तो इसमें अहिंसा को ज़्यादा सपोर्ट किया गया था, हिंसा को थोड़ा सा दूर ही रखा गया था। वो थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया, थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। दयानंद के राजनीतिक विचारक क्या थे? तो देखिए दयानंद के राजनीतिक विचार क्या थे? तो राजतंत्र तो था प्रबुद्ध राजतंत्र, और राज्य कैसा है? वैदिक धर्म पर आधारित है। वैदिक धर्म पर आधारित यानी पुराने जो धर्म है उन्हीं के ऊपर आधारित है। समाज है समानता और जाति सुधार वाला, ये सबको समानता मिलनी चाहिए, जाति सुधार होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सभी जानते हैं, हमारे युवाओं के नेता कौन है? स्वामी विवेकानंद, जो हमें यूथ के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, जिन्होंने युवाओं के लिए बड़ा ही कार्य किया है, उनके बारे में क्या उन्हें करना चाहिए वो बहुत बताया है। उनकी बहुत स्पीचेस आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ही मोटिवेशन फील होगा। उनकी क्वाट्स हैं जो हम कहते हैं कथन, उनको आप नोट कीजिए, उनको अपने रूम में लगाइए ताकि आप मोटिवेट रहें। स्वामी विवेकानंद का धर्म दर्शन उसका सार क्या था? तो देखिए धर्म का सार था शक्ति। वेदांत का मूल सिद्धांत उन्होंने स्वतंत्रता का दिया कि स्वतंत्रता ही इम्पॉर्टेंट है, वो इसका मूल सिद्धांत है। आप स्वतंत्र जीवन जिए और उत्साह के साथ जिए, शक्ति के साथ जिए, ठीक है। उपनिषद का संदेश क्या है? मानवता और समानता, मानवता बनाए रखिए, समानता बनाए रखिए, किसी के साथ भेदभाव का प्रयास ना करें। विवेकानंद की दार्शनिक मान्यताएं और योग विचार क्या थे? तो देखिए योग विचार थे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। तो देखिए भक्ति योग उन्हें कब मिला? जब उन्होंने अपने गुरु के साथ वो जुड़े तब उन्हें भक्ति योग मिला। एंड मानव की प्रकृति क्या थी? ईश्वरीय स्वरूप। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम आप सब जानते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम है कौन कौन जानता है, देखते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति। जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति। विवेकानंद के राजनीतिक सामाजिक विचार क्या थे? देखिए विवेकानंद के जो राजनीतिक विचार थे वो ये थे कि राष्ट्रवाद के प्रवर्तक थे। वो जो राष्ट्रवाद थे यानी कि राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं होती हैं, हमारी पैट्रियटिज्म जिसे कहते हैं, देशभक्ति, उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। युवाओं को राष्ट्र सेवा का आह्वान दिया, राष्ट्र सेवा करो, आगे आओ, जितना हो सके उतना मदद करो। धर्म को राष्ट्रीय उत्थान से जोड़ा एंड स्वतंत्रता के लिए बताया कि प्राकृतिक अधिकार मिलना चाहिए। जो प्राकृतिक अधिकार है हमारा वो क्या है? स्वतंत्रता है, ये सबको मिलता है। विवेकानंद की मान्यताओं में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है? उनकी बात में सम्मिलित नहीं है कि ईश्वर केवल सगुण है, यह उनकी मान्यता नहीं थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले की उपाधि और संगठन गुरु कौन थे? तो देखिए गोखले की जो उपाधि है ये भारत का राजनीतिक वसीयतनामा के लेखक द्वारा उन्हें उपाधि मिली थी। भारत का राजनीतिक वसीयतनामा, ये उपाधि किसको मिली? गोखले को मिली। संगठन क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के अंदर। गुरु हैं इनके महादेव गोविंद रानाडे, राजगुरु, ठीक है, इन्हें राजगुरु के नाम से भी जाना जाता है, महादेव गोविंद रानाडे। गोखले के राजनीतिक विचार और दृष्टिकोण क्या थे? तो देखिए गोखले के राजनीतिक विचार थे उदारवादी नेता के तौर पे, वो एक उदारवादी नेता थे। उदारवादी हम किसे कहते हैं? जो थोड़ा दिल से कहते हैं अपन, सबके लिए, सबके बारे में सोचता हो, कहते हैं ना, बहुत ह्यूमैनिटी है उसमें, मानवतावादी है, तो उदारवादी, सबके लिए सोचने वाला, सबकी हेल्प करने वाला। सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर बल दिया उन्होंने, बहिष्कार का विरोध किया, अव्यवहार पर वह जोखिम भरा कार्य था उनका ये, विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। गोखले का कांग्रेस से संबंध और प्रसिद्धि किसके लिए थी? देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने गोखले जी 1905 के अंदर, एंड 1905 के अंदर इन्होंने वो ग्रंथ लिखा था, ठीक है।
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष बने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। एंड आर्थिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। हॉब हाउस आयोग के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया था उन्होंने, जिसके लिए वो प्रसिद्ध हुए। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, तिलक की उपाधि, नारे और प्रमुख समाचार पत्र। तो उपाधि क्या थी? लोकमान्य तिलक। ये नाम तो सुना होगा आपने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रश्न आपके इस लेख स्थान में भी आ सकता है। समाचार पत्र केसरी और मराठा नाम के 2 समाचार पत्र उन्होंने लिखे, जिसके तहत वो लोगों के अंदर जोश जगाया करते थे, उनमें जो राष्ट्रभाव है वो उत्पन्न किया करते थे। तिलक के ग्रंथ जेल और स्वराज्य की अवधारणा क्या थी? तो ग्रंथ था गीता रहस्य, जो कि मांडले जेल में लिखा गया था। पृष्ठ थे लगभग 1000 से ज़्यादा पृष्ठ थे उसमें। एंड स्वराज्य अवधारणा प्रजातांत्रिक स्वराज्य। कैसा? प्रजातांत्रिक स्वराज, जिसमें प्रजा लोकतांत्रिक पूर्ण हो, वैसा स्वराज्य उन्हें चाहिए था। तिलक के राजनीतिक साधन और संगठन कौन से थे? तो देखिए साधन है स्वदेशी, बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध। उन्होंने स्वदेशी को सपोर्ट किया एंड जो विदेशी हैं उनका बहिष्कार किया। एंड निष्क्रिय प्रतिरोध था उनका। संगठन, किस किस संगठन में उन्होंने कार्य किया है? तो गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, इनमें उन्होंने कार्य किया। ये प्रश्न आपके एक रेगिस्तान में भी आएगा, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव वाला। शिक्षा, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना है उनकी। फर्ग्यूसन कॉलेज, डीकन एजुकेशन सोसाइटी से उन्होंने अपनी कॉलेज कंप्लीट की थी। तिलक को किन उपनामों विशेषणों से पुकारा गया? एक तो हमने बता दिया, लोकमान्य तिलक है, वैसे ही है भारतीय अशांति का पिता, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल ने ये नाम दिया था इनको। एंड भारतवर्ष में असंतोष का जनक भी बोला गया, इनको उपनाम से पुकारा गया। लोकमान्य हम जानते ही हैं। दादा भाई नौरोजी, तो देखिए दादा भाई नौरोजी की तरफ चलते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, देखिए आपको मालूम है MCQs पे बात कर रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप टॉप करने की नज़र से भी देख रहे हैं ना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। बट अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पास ही तो होना यार, लघुत्मक और निबंधात्मक प्रश्न बता दे, तो नहीं, वैसा नहीं है। आप इन क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद होंगे। जब आप लघुत्मक निबंधात्मक प्रश्न लिखेंगे तब ये पॉइंट्स आपके बड़े हेल्पफुल होंगे। बड़ा ही आपको जब आप याद करेंगे कि यार कोई तो पॉइंट याद आए, क्या लिखूं निबंधात्मक प्रश्न में, बड़ा कैसे बनाऊं, तो आपको ये पॉइंट्स याद आएंगे। तभी तो आप एक बड़ा पैराग्राफ लिख पाओगे, पेजेस भर पाओगे, है ना। क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देना है कि नहीं देना है, तो हेल्प होगी इससे आपकी। तो आप देखते चलिए, बस सपोर्ट कीजिए हमें। उपाधि है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसको उपाधि मिली? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उपनाम क्या है? भारत की आशा। किसने कहा? गोखले ने कहा। योगदान ड्रीम थ्योरी, निर्गम सिद्धांत, किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। ये उनका विशेष योगदान है। नौरोजी का कांग्रेस से क्या संबंध था? तो देखिए कांग्रेस से ये संबंध था कि 1886, 1893, 1906 3 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन बने? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस को नाम देने का सुझाव भी उन्हीं का माना जाता है। तो जो कांग्रेस को नाम दिया गया था, ये जो नाम है उनका, ये सुझाव भी क्या, कुछ लोग कहते हैं कि भाई उन्हीं ने ही दिया था। नौरोजी के समाचार पत्र और राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी? तो देखिए समाचार पत्र वॉइस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक समाचार पत्र लिखा, वॉइस ऑफ इंडिया। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य थे। पहले वो कहते हैं ना, एक उपाधि के तौर पे कह सकते हैं, उनकी जो पहले सदस्य चुने गए, कहाँ के? ब्रिटिश संसद की तरफ से। वो पहले इंडियन सदस्य थे। आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक थे। तो आगे चलते हैं अपन। महात्मा गांधी, मोहन करमचंद दास गांधी। गांधी जी की प्रमुख अवधारणा है, उनके आंदोलन और नारे क्या थे? तो देखिए अवधारणा है सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप, ग्राम स्वराज्य। देखिए हम ये सब तो जानते हैं, सत्य अहिंसा के बहुत बड़े जो कहते हैं अपन सपोर्टर रहे थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी।
आंदोलन, चंपारण आंदोलन 1917 के अंदर हुआ था, खेड़ा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। चंपारण 1917 के अंदर, सविनय अवज्ञा 1930 में, भारत छोड़ो 1942 के अंदर। 1942, 1970, 1930 नारे करो या मरो, करो या मरो, क्विट इंडिया। लास्ट के अंदर उन्होंने फिर क्या किया, करो या मरो। तभी तो थोड़ा दबाव बना अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि हाँ अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बाकी बैकग्राउंड में भी बहुत सपोर्ट किया था किन्होंने, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है, इनको भी आप भूले नहीं। जितना महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के थ्रू किया था, वैसे ही थोड़ा आगे आकर के अलग अलग वे से अन्य लोगों ने भी सपोर्ट किया था आपकी आज़ादी के लिए। भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल है। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें और संपादित पत्र कौन से थे? तो देखिए पुस्तकें थी हिंद स्वराज 1909 के अंदर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी उनकी एक किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है, एंड साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह, ठीक है। संपादित पत्र, उन्होंने पत्र लिखा, हरिजन नाम का एक पत्र लिखा, यंग इंडिया का एक पत्र लिखा, नवजीवन का एक पत्र लिखा। गांधी जी के आर्थिक और राजनीतिक आदर्श क्या थे? तो देखिए आर्थिक विचार थे कि स्वदेशी, विकेंद्रीकरण, श्रम का महत्व, पूंजीवाद का विरोध, ठीक है। स्वदेशी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, श्रम की वैल्यू बता रहे हैं, पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं कि जो ज़्यादा अमीर है उनको अमीर और मत बनाओ, ठीक है। राजनीतिक आदर्श दे रहे हैं कि ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, राज्य विहीन समाज होना चाहिए, राज्य उनके हिसाब से राज्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ राष्ट्र होना चाहिए, यानी कि सिर्फ इंडिया, उसमें फिर राजस्थान है, क्या नाम है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एंड लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत व्यवस्था उन्होंने बताई। गांधी जी और अंबेडकर गोखले से उनके संबंध क्या थे? तो देखिए गुरु कौन है गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। एंड अंबेडकर से मतभेद क्या हुआ उनका कि वर्ण व्यवस्था और दलित अधिकारों पर उनकी थोड़ी सी वो विचार मिल नहीं रहे थे। समझौता कब हुआ? पूना पैक्ट के दौरान का समझौता हुआ था 1932 के अंदर। जवाहरलाल नेहरू, नेहरू के बारे में अगर हम कहें तो देखिए नेहरू का जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 में, एंड उपाधि उनको मिली पंडित जी की उपाधि, चाचा नेहरू भी कहते हैं, देखिए बच्चों के लिए कहा जाता है चाचा नेहरू, ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किया गया था उनकी तरफ से। एंड इसमें नेहरू की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा होती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज। नेहरू की राजनीतिक विचारधारा और दर्शन क्या था? तो देखिए नेहरू की विचारधारा है वो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा रही। दर्शन था राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता, पंचशील जो उनके सिद्धांत थे उसके तहत उनका दर्शन चलता था। आर्थिक व्यवस्था क्या थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। नेहरू के प्रमुख योगदान और योजनाएं कौन सी थी? तो देखिए नेहरू के जो योगदान है उनमें हम देखते हैं कि गुट निरपेक्षता के प्रवर्तक भी थे वो, एंड योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष 1938 के अंदर बने। पंचशील सिद्धांत यानी शांति, अनाक्रमण, सह अस्तित्व, इस तरह के 5 सिद्धांत होते हैं जो गुट निरपेक्षता यानी गुट निरपेक्ष कह सकते हैं कम्युनिटी थी, जैसे कि नाटो वगैरह ये सब ग्रुप बने हुए थे उस टाइम पर, वैसे ही गुट निरपेक्ष कम्युनिटी बनी हुई थी जिसके अंदर अपने सोवियत संघ है, एंड सोवियत संघ नहीं, सोवियत संघ तो अलग राष्ट्र था, अलग गुट का निवास था। गुट निरपेक्षता वो थी जो कि किसी भी गुट में शामिल नहीं था, ठीक है, और ना ही उनको ज़्यादा सपोर्ट करता था, ना इस तरफ था ना उस तरफ था। दोनों ही गुट जो दो महाशक्तियाँ थीं, उन दोनों महाशक्तियाँ जो अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ रूस, दो अलग शक्तियाँ बनी हुई थी, उन दोनों गुटों में शामिल नहीं था, ये अलग गुट बना, ठीक है, जिसके अंदर अफ्रीका भी शामिल था एंड भारत तो है ही उसके अंदर। अब पंचशील सिद्धांत उसके तहत दिए गए थे गुट निरपेक्षता
गुट के अंदर। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, तो इनके बारे में चलते हैं, बात करते हैं। तो विचारधारा थी क्रांतिकारी समाजवाद वाली विचारधारा, बाद में नव मानवतावाद उनकी विचारधारा बनती चली गई समाजवाद के थ्रू। उपाधि क्या थी? भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? एम एन रॉय को माना जाता है। बाद की सोच क्या है इनकी? गांधी की विकेंद्रीकरण को जो आंशिक रूप है उन्होंने इसको स्वीकार लिया था कि जो विकेंद्रीकरण है उसको उन्हें स्वीकार कर लिया था। एम एन रॉय की प्रमुख कृतियां और आलोचनाएं कौन सी थी? तो देखिए कृतियां हैं इंडियन ट्रांजिशन, रीजन, रोमेंटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है। आलोचना, मार्क्सवाद की आलोचना की इन्होंने। परिभाषा है स्वतंत्र समाज में स्वतंत्र मानव ही लोकतंत्र का आधार है। कि भाई अगर लोकतंत्र के अंदर समाज में अगर व्यक्ति को, जो मानव को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो फिर किस बात की लोकतंत्र है, किस बात का लोकतंत्र है? तो स्वतंत्र समाज होना चाहिए, उसमें हर एक मानव को स्वतंत्रता, उसकी प्रॉपर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसकी समानता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, हर एक तरीके से उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसने कहा? एम एन रॉय ने कहा। एम एन रॉय के अनुसार लोकतंत्र और मानववाद का स्वरूप क्या था? देखिए स्वरूप ऐसा है कि आर्थिक समानता के बिना संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? लोकतंत्र, अभी आपको बताया था मैंने। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में स्वतंत्र इकाई होनी चाहिए, ये मानववाद है। नव मानववाद क्या है? उनका मुख्य योगदान भी होना चाहिए। स्वतंत्रता तो क्या कहती है? मानववाद। और उनका योगदान किस में होना चाहिए? राष्ट्र की एकता में, राष्ट्र के कहते हैं उद्भव के अंदर, उसके विकास में किसका योगदान होना चाहिए? मानव का। वो जो है ये नव मानवतावाद कहलाई कि जो मानव है वो स्वतंत्र भी होना चाहिए और साथ में उसका योगदान भी होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण, शॉर्ट में कह सकते हैं जेपी। जो जेपी की विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा है। उपाधि है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। मुख्य अवधारणा है समग्र क्रांति। जेपी की शिक्षा, तो देखिए शिक्षा उन्होंने अमेरिका से ली है, ओहायो यूनिवर्सिटी से। समाजवाद क्या था उनका? सर्वोदय समाजवाद स्वीकारा उन्होंने। संगठन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के उससे जुड़े हुए थे वो। जेपी की राजनीतिक अवधारणा, देखिए जेपी अवधारणा है जो है दल विहीन लोकतंत्र की है। आंदोलन उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े, बिहार से 1974 से जुड़े। योगदान भ्रष्टाचार विरोधी थे और लोकतांत्रिक सुधार चाहते थे। भीमराव अंबेडकर की उपाधियां हैं दलितों का मसीहा, आधुनिक भारत का मनु, भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है, एक मार्टिन लूथर पहले भी बात किया गया था, आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स के अंदर। एक मार्टिन लूथर मैंने आपको पहले भी अभी बताया था, किसके बारे में बताया था? मार्टिन लूथर। धर्म परिवर्तन, देखिए 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन की ये जो है बात की, जिसमें नागपुर में बौद्ध धर्म को उन्होंने ग्रहण कर लिया था। एंड प्रेरणा, समानता और सामाजिक न्याय की उन्होंने प्रेरणा दी। अंबेडकर के प्रमुख ग्रंथ और पत्र कौन से थे? तो ग्रंथ था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, बुद्धा एंड हिज धामा। ठीक है, धम, जैसे अशोक के धम बताया गया ना, वैसे ही बुद्धा एंड हिज धम, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, एंड गांधी एंड गांधीज्म। गांधी और गांधी का जो गांधीज्म है, गांधीत्व है, उसके बारे में बात की। पत्र बहिष्कृत भारत और मुक्त नायक, ये दो पत्र हैं उनके। अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक विचार क्या थे? तो अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक विचार, तो जाति व्यवस्था की कटु आलोचना की, मनुस्मृति दहन कर दिया उन्होंने एक तरह से, और दलितों के उत्थान हेतु शिक्षा और राजनीतिक शक्ति पर बल दिया। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके रिक्तस्थान में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए रिक्तस्थान में नहीं तो एमसीक्यूज में पक्का देखने को मिल सकता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर और गांधी के मतभेद का मुख्य बिंदु क्या था? तो मुख्य बिंदु था वर्ण व्यवस्था और दलित अधिकार। समाधान क्या हुआ? पूना पैक्ट, एक संधि हुई उनके बीच में 1932 के अंदर। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यूज कवर किए हैं। इस एमसीक्यूज को आप अच्छे से एक बार दोबारा वीडियो क्लास को लीजिएगा, एक दो बार लेंगे, एक बार नहीं तो कम से कम दोबारा तो लीजिए इसको, ठीक है, ताकि और दोबारा जब लें तो चाहे वीडियो को म्यूट कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे वजह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को म्यूट कर दीजिएगा और जो आपके सामने नोट्स आ रहे हैं उनको खुद दोहराइएगा। उससे आपको
अच्छे से याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएंगे वो वर्ड्स। जब आप वहाँ पे पेपर लिखेंगे तो देखिए कम से कम आपको कह सकता हूँ एक बार कंठस्थ तो नहीं होंगे तो कम से कम एक बार दिमाग में बैठ तो जाएंगे। ठीक है, जिससे आप पेपर लिखने में आपको आसानी हो, आप अच्छा पेपर लिख सकें। आगे चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर। रिक्स्थान, जल्दी से फटाफट से रिक्स्थान बचें, थोड़े से फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। मनु, कौटिल्य, शुक्र एक साथ ही रिक्स्थान कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो आपके एमसीक्यूज थे वहाँ से भी रिक्स्थान बन सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि वहाँ से सिर्फ एमसीक्यूज ही बनेंगे, वहाँ से रिक्स्थान भी बन सकता है। वहाँ से अगर कोई आपका एक वर्ड निकाल दो तो रिक्स्थान ही बनेगा ना। तो इन जो रिक्स्थान कर रहे हैं वहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू कर रहे हैं वहाँ से रिक्स्थान बन सकता है, तो इनको अच्छे से याद कीजिएगा। मनु को प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण रिक्स्थान माना जाता है, विधि निर्माता माना जाता है। मनु के अनुसार महिलाओं को बचपन में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में रिक्स्थान पर निर्भर करना चाहिए। देखिए, महिलाओं को बचपन में किस पे निर्भर करना चाहिए? पिता पे। विवाह के बाद किस पे? पति पर। वृद्धावस्था में पुत्र पर। किसने कहा? मनु ने कहा। मनु ने दंड व्यवस्था को क्या बताया? दंड नीति बताया, दंड नीति का नाम दिया। कौटिल्य के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत क्या है? कर प्रणाली में राजस्व यानी कि जो टैक्स है वो आएगा कहाँ से? वो आएगा हम राजस्व, सॉरी ऐसे कह सकते हैं आपके राजस्व जो आपका राजकोष है। ठीक है, राजकोष समझ गए, जो कि आपकी करेंसी है, जो आपकी सरकार की करेंसी है, सरकार के पास जो वैल्यू है, गवर्नमेंट मनी है, वो कहाँ से आएगी? टैक्स से आएगी, कर प्रणाली से आएगा, इनकम टैक्स सिस्टम। कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को महत्वपूर्ण स्थान दिया। किसको स्थान दिया? मंत्रिपरिषद को। शुक्र के विचार मुख्य रूप से रिक्स्थान ग्रंथ में संकलित है। आपको आगे कराया था किसके अंदर? एमसीक्यूज में। कौन सी शुक्र ने बताई थी आपके ग्रंथ? शुक्र नीति बताई थी। और कौटिल्य ने कौन सा बताया था? अर्थशास्त्र बताया था। मनु ने कौन सा बताया था? मनुस्मृति बताई थी। अच्छे से याद कीजिएगा। शुक्र नीति में प्रशासन को 4 भागों में विभाजित किया गया: ग्राम, नगर, राष्ट्र और विश्व। छोटा छोटा गांव, फिर नगर, फिर राष्ट्र, विश्व। आ गया समझ में? जैसे कि बात करें अपन, कह सकते हैं, मैं बात करता हूँ चूरू की। अगर बात करूँ तो चूरू के अंदर एक शहर है रतनगढ़। रतनगढ़ का फिर बनता है जिला चूरू, फिर चूरू से बनता है राजस्थान, राजस्थान से फिर आया भारत, भारत से आया फिर विश्व। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं अपन। यूनिट 2, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। या तो दे आपको सनी आत्मीय सभा ही रिक्स्थान दे दे, कहीं पूछ ले 1815, सनी पूछ ले आपसे, तो अच्छे से याद कीजिए। आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1815 में की। किसने की? राजा राममोहन राय ने की। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। किसने दी? अकबर द्वितीय ने। कौन सी उपाधि? राजा। राममोहन राय ने फारसी भाषा में क्या लिखा था? तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 1883 में हुई। किसके थ्रू हुई? विषपान से हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 19वीं शताब्दी में वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस। और उनके बचपन का नाम आपने कमेंट में अच्छे से किया होगा, कमेंट मैंने चेक किया कमेंट, उनका बचपन का नाम था नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र, उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, और उनका जो मिशन है उन्होंने स्थापित किया वो क्या था? रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था एक राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। आप होता है ना, यूथ को बड़ा मोटिवेट किया। गोखले, तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 की स्थापना की 1865। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ। देखिए वीडियो को एंड करके मत जाइए, पूरा देखिए वीडियो को। 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। बस कंप्लीट होने वाला आपका। दादा भाई नौरोजी का निधन 30 जून 1917 को हुआ था। तिलक ने शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना शुरू की। तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। मैंने आपको बताया था ना उस वक्त एमसीक्यूज में कि उत्सव वाला प्रश्न आ सकता है रिक्स्थान में, तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। गोखले ने विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। गोखले ने आर्थिक सुधारों पर विशेष बल दिया।
यूनिट 4 महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था? साबरमती आश्रम। गांधी जी ने अपने राजनीतिक दर्शन को अहिंसा और सत्य के रूप में परिभाषित किया। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में लिखी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा मेरी कहानी। गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर में, जो कि कल है। नेहरू की विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटनिरपेक्षता कहा गया। ठीक है। नेहरू ने भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय योजना चलाई। औद्योगिकरण को यानी कि वो चाहते थे कि उद्योग बढ़े ताकि अंदर फॉरेन करेंसी का आना शुरू हो जाए। 5 वर्षीय योजना चलाई गई। यूनिट 5 एम एन रॉय, जेपी नारायण, अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एम एन रॉय का मूल नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। एम एन रॉय ने भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 की स्थापना की। कब की? 1920 में की। कौन सी पार्टी की स्थापना की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। उनका मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर आने वाली है तो उनको बर्थडे बोल दीजिएगा आप। ठीक है। 1974 में जेपी ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया था। अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति प्रथा की आलोचना की थी। ये एक कह सकते हैं कुछ सम्मेलन हुआ था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति प्रथा की आलोचना की थी। अंबेडकर ने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी की स्थापना की। एम एन रॉय को भारत में रेडिकल ह्यूमनिज्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो पार्ट 2 आपको मिलने वाला है शाम को 7 बजे। तो आप शाम को 7 बजे जुड़ जाएगा। उसके अंदर हम लघुणात्मक और निबंधात्मक प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड एक बार दोबारा इस क्लास को ले लीजिएगा। एंड वही कहूँगा, अभी ये आज 1 तारीख है, 3 तारीख को आपका पेपर है। तो आज इस क्लास को ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं लेंगे। कल सुबह भी इस क्लास को एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा ताकि अच्छे से सब दोबारा दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और नोट्स कैसे लगे सब अच्छे से आप मेरे को कमेंट करके बताइए। लाइव चैट के दौरान जो कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं दे पाया उनका भी दोबारा कमेंट आपको मिल जाएगा पर्सनली। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर, बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, स्टोरी के थ्रू हम बड़े अपडेट्स देने वाले हैं आपको। और टेलीग्राम पे तो आपको मॉडल पे PDF मिलने ही वाला है। व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो तो व्हाट्सएप पे फॉलो करो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। फॉलो करो, याद से फॉलो कर लेना। हाँ यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार। आज वैसे भी मेरा बर्थडे है तो कुछ तो गिफ्ट दो यार। मैं भी जब चेक करूँ कि नहीं यार बहुत से लोगों ने फॉलो किया है, यही मेरा गिफ्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर टेक केयर, धन्यवाद।